गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी टेलर। और आज है वीडियो नंबर सेकेंड चैप्टर नंबर 5 की। इससे पहले हम एक वीडियो डाल चुके हैं चैप्टर नंबर 5 के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया था मीनिंग, फीचर, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, साथ में ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस। और अब वीडियो नंबर 2 में हम डिस्कस करने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से होते हैं। फॉर्मल और इनफॉर्मल के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपने चैप्टर नंबर 1 to 4 की वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल को विजिट करके जो बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12th की प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। आपको हर एक वीडियो मिलेगा, बिल्कुल डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ। तो चलिए देर ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि दो तरह के होते हैं। पहला फॉर्मल, दूसरा इनफॉर्मल। क्लियर। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है वो समझेंगे, फीचर्स देखेंगे, एडवांटेज देखेंगे, लिमिटेशंस देखेंगे। सेम इनफॉर्मल के फीचर्स, मीनिंग, एडवांटेज और लिमिटेशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फॉर्मल समझते क्या होता है। ए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स एन ऑर्गेनाइजेशन इन विच द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अथॉरिटीज एंड म्यूचुअल रिलेशनशिप अमंग ऑल द एम्प्लॉयज वर्किंग इन एन एंटरप्राइज आर क्लियरली डिफाइंड। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अथॉरिटीज़, म्यूचुअल रिलेशनशिप बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड करना क्या होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है। यानी कि हर एम्प्लॉय को पता है कि उसके अथॉरिटी क्या है, उसको सामने वाले को कैसे जवाब देना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, बिल्कुल क्लियरली उसको पता है। उसको बोलते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन आपको कहीं भी देखने को मिल जाएगा, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। ईजिली आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, या किसी स्कूल में भी आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब आता है फीचर्स। क्या क्या विशेषताएं होती है इसकी। पहला, इट हैज़ डिफाइंड इंटर रिलेशनशिप, कि सभी की जो रिलेशनशिप है वो डिफाइंड होती है कि भाई कौन क्या काम करेगा, राइट, किसके जवाब देगा। दूसरा, बेस्ड ऑन द रूल्स एंड प्रोसीजर, इसके अंदर जो रूल्स बनाए जाते हैं उसको फॉलो करना होता है, जो प्रोसीजर क्रिएट किए जाते हैं उनको भी फॉलो करना होता है। बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ वर्क, जो काम का बंटवारा होता है उसके ऊपर एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होता है। डेलिबरेटली क्रिएटिव, देखिए डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर बनाया जाता है फॉर्मल, अपने आप नहीं बनता। फॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जानबूझ के बनाया जाता है। अगर एक एम्प्लॉइज है ऑर्गेनाइजेशन का जो रूल को फॉलो कर रहा है, प्रोसीजर को फॉलो कर रहा है, तो वो जानबूझ के कर रहे हैं। इम्पर्सनल, इम्पर्सनल का मतलब होता है यहाँ पे कि जो एक तरह से इंडिविजुअल फीलिंग होती है, ह्यूमन फीलिंग होती है, वो इग्नोर कर दी जाती है। यहाँ पे रूल्स के अंदर आपको रहना पड़ेगा, रूल्स के अंदर आपको काम करने पड़ेंगे। आपकी पर्सनल फीलिंग का कोई मैटर नहीं होता है यहाँ पे, यानी कि उनको इग्नोर किया जाता है। क्लियर। अब बात करते हैं फ़ायदे क्या होते हैं इसके। पहला, जो जिम्मेदारी है वो फिक्स की जा सकती है, अकाउंटेबिलिटी, यानी कि आपकी जो जवाबदेही है वो फिक्स की जा सकती है। अगर आपको काम दिया गया है तो अगर आपने वो काम नहीं किया तो आपको जवाब देना पड़ेगा, राइट। तो अकाउंटेबिलिटी जो होती है वो जवाबदेही फिक्स की जा सकती है। दूसरा, नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, कि एक काम का जो है डुप्लीकेशन नहीं हो सकता यहाँ पे। तीसरा, यूनिटी ऑफ कमांड पॉसिबल। यूनिटी ऑफ कमांड एक प्रिंसिपल आया था हेनरी फ्योल का, आपने पढ़ा भी होगा सेकंड चैप्टर में। तो यहाँ पे जो यूनिटी ऑफ कमांड वो पॉसिबल है, यानी कि एक जो सुपीरियर है वो सबॉर्डिनेट्स को कमांड कर सकता है। ईजी टू गेट गोल्स, और गोल्स तक पहुँचना बिल्कुल ईजी हो जाता है, क्योंकि सभी लोग रूल्स एंड प्रोसीजर में काम करते हैं, रेगुलेशन में काम करते हैं, तो कोई भी इसमें किसी भी तरह का लैक ऑफ वर्क देखने को नहीं मिलता। अब इसके नुकसान क्या होते हैं। पहला नुकसान, डिले इन वर्क, काम में कई बार डिले हो जाता है, क्योंकि रूल्स इतने हो जाते हैं कि आदमी को समझ में नहीं आता कि किसको फॉलो करे, किसको फॉलो ना करे। दूसरा, लैक ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव भी हमने एक प्रिंसिपल में पढ़ा था। तो जो एम्प्लॉयज़ हैं बाकी के, उनको कोई भी किसी भी तरह का जो उनके सजेशंस हैं उनको समर्थन नहीं मिलता ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जो उनको काम दिया जा रहा है वो उनको करना पड़ेगा, चाहे वो अपनी फील्ड में कैसे भी क्यों ना हो, चाहे वो अपनी फील्ड के माहिर क्यों ना हो, लेकिन जो काम उनको सौंपा गया है वो काम उनको करना पड़ेगा। तो ये तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब बात करते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो देखिए, जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो थोड़ा इसका उल्टा है। क्लियर। देखते हैं। एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज दैट ऑर्गेनाइजेशन विच इज नॉट एस्टेब्लिश डेलिबरेटली,
एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो जानबूझकर बनाया नहीं जाता, जबकि फॉर्मल जानबूझ के बनाया जाता है, बट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। लेकिन एग्जिस्टेंस में कैसे आता है? कॉमन इंटरेस्ट होता है, टेस्ट होता है, रिलीजियस एंड कम्युनल रिलेशन होते हैं। चीफ क्वालिटी ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन लाइज इन फ्रेंडली रिलेशनशिप एंड कोऑपरेटिव नेचर। देखिए सिंपल तरीके से समझाता हूँ क्या मतलब होता है इसका। एक जगह पे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्रिएट किया हुआ, राइट। अब मान लो एक डिपार्टमेंट के अंदर 4 लोग काम कर रहे हैं, तो उस डिपार्टमेंट में जो 4 लोग काम कर रहे हैं, हो सकता है उनकी सोच मिलती हो आपस में, उनका टेस्ट मिलता हो, उनका रिलीजन मिलता हो आपस में, ठीक है, या वो एक सोसाइटी के हो, कैसे भी हो सकता है। तो उनके बीच में जो रिलेशन क्रिएट होगा ना, वो होगा इनफॉर्मल। क्यों क्रिएट होगा? क्योंकि उनके अंदर बहुत सारी कॉमन चीज़ें हैं। तो सेम जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो कैसे क्रिएट होता है, वो एक कॉमन जो चीज़ें होती है उसके बिहाफ पे क्रिएट होता है, जानबूझ के क्रिएट नहीं किया जाता। और इसके अंदर क्या होता है? कोऑपरेटिव नेचर होता है, बिल्कुल फ्रेंडली नेचर होता है, फ्रेंडली एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। कोई यहाँ पे किसी भी पोस्ट का वो नहीं होता, चाहे वो कितनी बड़ी पोस्ट हो चाहे कितनी छोटी पोस्ट हो। तो इस तरह की चीज़ें भी आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखने को कई बार मिल जाती है। जैसे मान लो बात करें ऑर्गेनाइजेशन की, तो 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, ठीक है। अब मान लो एक टॉप लेवल का जो जनरल मैनेजर है, उसकी अपॉइंटमेंट जो ही टॉप लेवल पे हुई, और वही उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक लोअर लेवल मैनेजमेंट पे कोई काम कर रहा है, तो उसकी हो सकता है कि जानकारी टॉप लेवल वाले से हो, तो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो इनफॉर्मल होगा। तो वो एज ए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। एक तरह से कोऑपरेटिव नेचर होगा उनका, ठीक है, और फ्रेंडली रिलेशनशिप होगी दोनों के बीच में। अब फीचर पहला कि जो फॉर्मल होता है वो इनफॉर्मल के बेस पे ही होता है। अगर इनफॉर्मल नहीं होता तो फॉर्मल क्रिएट होगा ही नहीं, ठीक है। फॉर्मल नहीं होगा तो इनफॉर्मल क्रिएट होगा ही नहीं। दूसरा, इसके अंदर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते, कोई रूल्स एंड प्रोसीजर नहीं होते। तीसरा कि इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होता है, कि कोई भी किसी लेवल के बंदे से बात कर सकता है, कोई स्केलर चैन इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। और ये जानबूझ के क्रिएट नहीं किया जाता, अपने आप हो जाता है, और इट इज़ पर्सनल। यहाँ पे आपकी जो पर्सनल फीलिंग्स है उसको भी काफ़ी इंपॉर्टेंस मिलेगी। तो ये भी ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिल जाएगा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मैं तो कहता हूँ दोनों ऑर्गेनाइजेशन आपको एक ऑर्गेनाइजेशन में मिलते हैं। दोनों जो फीचर है फॉर्मल और इनफॉर्मल के, आपको एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखने को मिल जाएंगे। फ़ायदा क्या होता है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन इफेक्टिव क्यों होता है? क्योंकि एक तरह से जो कॉमन इंटरेस्ट है, जो उनके बीच में रिलेशनशिप क्रिएट हुई है, उससे वो हेजिटेशन फील नहीं करते, वो सीधी जाके बात बोल देते, कोई भी बात हो। दूसरा, सोशल नीड फुलफिल होती है। जैसे कोई शादी पार्टी में उनको बुला लिया तो वो आ जाएंगे, क्योंकि कॉमन इंटरेस्ट चल रहा है वहाँ पे, राइट। फुलफिल दी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि जो एम्प्लॉय होते हैं वो डेडिकेटेड हो जाते हैं उस चीज़ के लिए। ये आपको किसी भी इंस्टीट्यूशन में देखने को मिल सकता है कि जो ओनर होता है उसके कुछ खास एम्प्लॉय होते हैं, तो वो जो होते हैं एक तरह से इनफॉर्मली कनेक्टेड होते हैं उनसे, तो वो बिल्कुल डेडिकेटेड होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्यों होते हैं? क्योंकि उनको पर्सनल सिंपैथी होती है उससे, मालिक से। तो एक तरह से जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऑब्जेक्टिव पूरे करने में वो कहीं ना कहीं हेल्प भी करते हैं। हो सकता है पहले डेडिकेट ना थे, लेकिन जब उनकी ओनर से बात हुई तो वो बिल्कुल डेडिकेट हो गए। अब आता है लिमिटेशन। तो पहला आता है इट क्रिएट रूमर्स क्रिएट करता है, गलत इन्फॉर्मेशन मार्केट में लेके आता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेके आता है। और दूसरा, रेसिस्ट चेंज, जो चेंज होंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो वो उसका विरोध करेंगे चेंज का। तीसरा, प्रेशर ऑफ ग्रुप नॉर्म्स। देखिए जो एक जैसे लोग होते हैं ना, उनका एक अलग ग्रुप होता है, कुछ अलग लोगों का एक अलग ग्रुप होता है। तो ग्रुप की कंडीशंस होती है कि अगर आपको भाई उससे एम्प्लॉय से बात करनी है, उस एम्प्लॉय के साथ काम, तो आपको क्या करना होगा, उस ग्रुप को छोड़ना पड़ेगा। ऐसे कुछ चीज़ें आपको देखने को इसके अंदर मिल सकती है। तो आज हमने देखा टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो कि था फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। और अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि सबसे पहले वीडियो अपडेट आपको मिल सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।